गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर ट्रेनी। आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है फोर्स। ये फोर्स जो चैप्टर है वह आईटीआई के लिए भी और 9th के लिए और 11th के बच्चों के लिए जनरल फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फोर्स यानी कि बल जो है क्या है, व्हाट इज फोर्स। जब हम इसका डिफिनीशन बनाते हैं तो यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन लाए या फिर लाने का चेष्टा करता है। तो फोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग हर एक जगह में करते हैं और उसी तरह से उसको अलग अलग भागों में विभक्त भी करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बुक्स का भी देख लेते हैं कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में गति लाए या फिर लाने का प्रयत्न करता है, वह बल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहेंगे तो यदि किसी स्प्रिंग पर सीमा से अधिक खिंचाव आरोपित करें तो उसका आकार व रूप में परिवर्तन आ जाता है। या फिर दूसरा ये भी देखें कि यदि किसी विराम में बॉडी है, पिंड है, को धक्का दें तो वह गतिमान हो सकता है या नहीं। अब इसके फोर्स का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ फोर्स जब हम देखते हैं तो है कि कोई भी बॉडी के रूप में और शेप एंड साइज दोनों में वो वेरिएशन ला सकता है। दूसरा है कि मोशन, कोई भी बॉडी में मोशन को वह प्रोवाइड कर सकता है, मोशन को जो उसका गति है उसको कम या अधिक कर सकता है। थर्ड है कि वो किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सेलरेट कर सकता है। और चौथा है कि किसी भी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को भी वह चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है वह किसी भी तरह से कोई भी बॉडी है, पिंड है, वस्तु है, उसके अवस्था में, आकार में भी परिवर्तन लाने में सक्षम है। उसके बाद फोर्स जो होता है उसको हम लोग दो तरह से, फर्स्ट जो है वो उसको हम दो प्रकार में विभक्त करते हैं। पहला है बैलेंस फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मीन्स कि संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल जस्ट एज समझिए कि अगर कोई ये मोबाइल है या कोई सामान है और अगर हम उसके फोर्स उसमें देते हैं, उस पर फोर्स पुट करते हैं और उसके डायरेक्शन में, उसका स्थान में एक जगह से दूसरे जगह उसको इतना फोर्स जिससे कि वो स्थान में परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि फोर्स का वह अंतिम मान जिससे किसी पिंड के स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बैलेंस फोर्स कहलाता है। जैसे सपोज कि एक ये मोटा दीवार है, आपके सामने दीवार देख रहे हैं और इस पर अगर हम धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं तो ये दीवार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसके यह ना ही टूट रहा है, ना ही इसका कोई चेंजिंग हो रहा है। तो ये तो न्यूनतम फोर्स है, परंतु वह अधिकतम फोर्स भी जिससे इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सके, वह जो है बैलेंस फोर्स कहलाता है। डियर ट्रेनी, हम जानते हैं कि फोर्स जो है वह एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मोशन, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, बोथ आर अवेलेबल। वेक्टर क्वांटिटी को जो आप डिफिनीशन बनाते हैं उसमें आप हिंदी में भी कहते हैं कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होता है तभी वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है और इसी कॉलम को पूरा करता है फोर्स।
फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद हम जानते हैं कि फोर्स का इकाई क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स मींस हम लोग फोर्स का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। तो फोर्स का मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं वह न्यूटन में करते हैं। और MKS पद्धति, डिफरेंट टाइप्स का जो हमारा पद्धति है, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम में हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम लोग अलग अलग उसके मानक को लिखते हैं। जैसे MKS सिस्टम या SI सिस्टम जिसको आप कहते हैं, MKS प्रणाली में फोर्स का इकाई जो होता है वह न्यूटन होता है, परंतु मीट्रिक प्रणाली में फोर्स की इकाई डाइन में होता है और ब्रिटिश प्रणाली में पाउंडल होता है। FPS फुट पाउंड सेकंड में हम लोग फोर्स को भी मेजरमेंट करते हैं और फोर्स का पाउंडल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम और ये MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। उसके बाद हम MKS सिस्टम में फार्मूला जो आप फोर्स का जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है M इंटू G ऑब्लिक M इंटू A, जहां पर G या फिर A जो है वह गुरुत्वीय त्वरण है, वो एक प्रकार का एक्सेलरेशन है जो M के साथ, मास के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स का वैल्यू हमको पता चल जाता है। हम अब आपको बताना चाहेंगे कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, 9.81 न्यूटन होता है, क्योंकि पृथ्वी पर G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जब हम मान निकालते हैं वो अलग हो जाएगा, उसकी बात अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम वजन के कोई पिंड को, कोई बॉडी को 1 मीटर स्क्वायर तक अगर हम पुश करते हैं तो वह वैल्यू उसका जो होगा वह 1 न्यूटन के बराबर होगा। अगर हम ग्राम में CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में हमारा फोर्स का जो वैल्यू होता है वह डाइन होता है, यानी कि 1 ग्राम भार को अगर 1 सेंटीमीटर तक, 1 ग्राम भार को 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाने में जो फोर्स का वैल्यू होता है उसको हम लोग डाइन कहते हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप फोर्स को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। न्यूटन के गति के नियम, ये 3 जो नियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए, वर्क को समझने के लिए, एनर्जी को समझने के लिए, वेट को समझने के लिए। ये 3 जो नियम है न्यूटन्स का, वो न्यूटन्स का जो तीनों नियम बहुत ही इफेक्टिव है और हर एक स्टूडेंट्स को इस तीनों नियमों को निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए। तो पहला नियम क्या है, हम सर आइजैक न्यूटन साहब के तीनों नियम की बात का चर्चा करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति अवस्था को संरक्षित रखती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। अर्थात कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अपने पोजीशन ऑफ चेंजिंग को हमेशा उसके अगेंस्ट में रहती है। वही फर्स्ट लॉ जो है वह न्यूटन साहब का है और जिससे इस जो लॉ है, इसी लॉ से हम लोग बहुत तरह की परिभाषाएं हम लोग बना सकते हैं, जिससे हम लोग जड़त्व का भी परिभाषा हम लोग
इसी से बनाते हैं कि जब कोई पिंड या बॉडी, जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहेंगे, आपको कि जैसे कोई आप बस में बैठे हैं और बस में जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि एकाएक अगर चालक जो बस का ड्राइवर है अगर वो अपने ब्रेक लेता है, उस समय आपका जो ऊपर का बॉडी है वह आगे की ओर झुक जाता है, यानी कि वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध का मतलब यह हुआ कि आप जब भी जो भी पोजीशन में हैं आप उस पोजीशन में बने रहना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट, कोई भी स्पोर्ट्समैन क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने के समय उस गेंद को कैच करना चाहते हैं, तो गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना होता है, क्योंकि अगर आप अपने हाथ को पीछे की ओर नहीं खींचेंगे, उस मोशन को अगर बना करके नहीं रखेंगे, तो उस स्थिति में आपके हाथ पर गहरी चोट लग सकती है और थर्ड लॉ वहां पर न्यूटन्स का काम भी कर सकता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगर आपका सही टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होता है तो उस स्थिति में आपका कैच भी छूट सकता है और गेंद उतने ही तेजी से वह हाथ से छिटक भी सकता है। तो ये आपका जो फर्स्ट डिफिनीशन जो बना है वो जड़त्व का है फर्स्ट लॉ से। अब है सेकेंड लॉ कि सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और फोर्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के मोमेंटम परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्यरत एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी वस्तु के मोमेंटम के चेंजिंग का दर उस वस्तु पर कार्यरत एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में फोर्स वर्क करता है। यह फर्स्ट डिफिनीशन है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, यानी कि F जो होगा वह M इंटू A यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। थर्ड लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जब हम कोई दीवार पर या किसी भी चीज पर जितनी गति से हम हमला करेंगे, जितनी गति से हम उसको फेंकेंगे, वह उतना ही गति से विपरीत दिशा में बल लगाता है। यह न्यूटन्स का तीसरा गति नियम है। इन तीनों गति नियम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद है कि रिजल्टेंट फोर्स, कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को निकाल पाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण अगर वह एक दूसरे विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस सिंबल जो होता है वह माइनस सिंबल सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को ही बताता है। यानी कि एक डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन का फोर्स एक 0 पॉइंट से पूरब की ओर लगता है और 0 पॉइंट से पश्चिम की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो उस स्थिति में दोनों फोर्स कैलकुलेटिव होगा और टोटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वह 10 न्यूटन होगा। बट दोनों में सिर्फ परिवर्तन इसी बात की होगी कि वह एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहा था। यहाँ पर -5 न्यूटन्स और 5 न्यूटन्स को हम लोग जोड़कर 0 नहीं कर सकते हैं। यहां पर उसके बाद जो आप लोग को स्टडी करना है वह है, आप इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, यानी कि बलों का जो प्रकार है वह है समांतर बल और विपरीत समांतर बल। ये दोनों चीज को भी आप पढ़ सकते हैं। जब किसी वस्तु पर किसी बल एक साथ कार्य, किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करते हैं और उनकी दिशाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वे समांतर बल कहलाते हैं। यदि समांतर बलों की दिशा एक ही होती है तो सदिश समांतर बल
कहलाते हैं तथा बलों की दिशा में विपरीत होने पर वह बल विपरीत समांतर बल कहलाते हैं। समांतर हो परंतु अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक पूरब की ओर हो तो दूसरा पश्चिम की तरह हो। समांतर रेखाएं आप समझ ही रहे होंगे। समांतर रेखाओं को समझाने की मुझे लगता है कि शायद आपको आवश्यकता नहीं है। बल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग एक डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं। डायग्राम चूंकि मोबाइल में उल्टा आ रहा है पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देखें, ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जैसे साइन और कोसाइन। साइन और जब एक ऑरिजिन पर जब एक हम लोग बनाते हैं तो एक ऑरिजिन जब हम बनाते हैं तो आप जानते हैं कि वर्टिकल जो फोर्स होता है वो साइन थीटा के साथ होता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है वो कॉस थीटा के साथ होता है। तो उस स्थिति में जो वर्टिकल फोर्स जो होगा वह एफ साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वह एफ कॉस थीटा होगा। उसके बाद है फोर्स का लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स पर त्रिभुज का जो नियम है वह काम करता है और किस तरह से करता है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। त्रिभुज के नियम के मोबाइल पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना इसमें है और तीनों डायरेक्शन में इसको निकालना होता है। तो ये आप खुद से भी समझ सकते हैं या जब आप क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लामी परिमेय में होता है P बाई साइन अल्फा इक्वल Q बाई साइन बीटा इक्वल R बाई साइन गामा, जहां P Q R तीन प्रकार का फोर्स है और अल्फा बीटा गामा क्रमशः उसके सामने का कोण है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं संतुलन इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बलों के कारण उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन, घूर्णन अथवा ऐंठन आदि पैदा नहीं होती है तो उसे संतुलन अवस्था कहा जाता है। संतुलन के प्रकार में मैंने आपको बताया था जो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, तो ये दोनों आप समझ ही रहे हैं। जैसे शंकु है, कोई कोण है तो कोण को अगर आप जो बड़ा रेडियस वाला जो है अगर आप उसको नीचे रखते हैं और जो पतला भाग है अगर आप उसको ऊपर रखते हैं तो वह क्या होता है, वह संतुलन में होता है। और अगर आप जैसे सपोज ये मोबाइल है, अगर हम इसको सीधा ऐसे खड़ा करें तो शायद यह खड़ा नहीं हो पाता है, गिरने की संभावना होगी, तो उस स्थिति में वह असंतुलित हो जाएगा। और अगर इसको हम ऐसे नॉर्मल छोड़ दें तो यह जो है उदासीन स्थिति में है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का प्रत्येक कण पृथ्वी के केंद्र की ओर समान तथा समांतर बल द्वारा आकर्षित होता है। इस समांतर बलों का परिणामी बल वस्तु के मध्यम किसी वस्तु G पर कार्य करता है, वह परिणामी बल कहलाता है। ये सब मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया है। आपको जो फोर्स जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आपको याद क्या रखना है। फोर्स का एमकेएस सिस्टम में इसका या एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। और उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल m इंटू जी, यानी कि फोर्स बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण। दूसरा उसके बाद स्मॉल g का वैल्यू माइंड में सेट करना है। स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन
9.8 न्यूटन। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है पृथ्वी पर। अदर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद आप न्यूटन के तीनों जो नियम हैं, तीनों गति नियम, आप उसको पढ़ेंगे। न्यूटन के तीनों गति नियम में पहला जो गति नियम है, जिससे आपको अवस्था परिवर्तन का कोई भी पिंड जो है अपने गति अवस्था या विरामावस्था के अवस्था परिवर्तन का विरोध। दूसरा जो F इक्वल m/a, यानी कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन का। और थर्ड जो है प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये सारी चीज जो है याद रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसको भी बना सकते हैं और वो आपको याद रखना होगा, या फिर आप अगर पढ़ते हैं उसको अच्छे से तो समझ भी सकते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि फोर्स जो है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सारी चीज़ों को उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से याद करेंगे। और लॉकडाउन के समय में यह पोजीशन बना हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके साथ आऊं और आपको पढ़ा पाऊं। थैंक यू सो मच।